वर्म होल का नाम आते ही हमारे सामने साइंस फिक्शन मूवीज के वे सीन घूमने लगते हैं जिनमें पलक झपकते ही बंदा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाता है। भले ही आज तक आपने ये सीन सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में ही देखे हों, लेकिन अब टेलीपोर्टेशन संभव हो चुका है। यानी अब आप यूनिवर्स में एक पॉइंट से लाखों प्रकाश वर्ष दूर किसी दूसरे पॉइंट तक पलक झपकते ही पहुंच सकते हैं। ये दावा किया है गूगल के साथ काम करने वाले साइंटिस्टों ने, जिनका कहना है कि उन्होंने लैब में वर्म होल बना लिया है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि इसके थ्रू उन्होंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैटर को भी ट्रांसफर करने में सफलता प्राप्त कर ली है। लेकिन क्या वर्म होल बना पाना इतना आसान है? गूगल के साइंटिस्टों ने किस तरह से लैब में वर्म होल बनाने में सफलता हासिल की है? क्या अब टेलीपोर्टेशन संभव हो सकता है? क्या अब हम गायब होकर पलक झपकते ही किसी दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम वर्म होल की इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। टेलीपोर्टेशन का अर्थ होता है कि किसी इंसान को इस ब्रह्मांड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पलक झपकते ही ट्रांसफर कर देना। यह अभी तक हमें धार्मिक सीरियलों की ही बात लगती थी, जिसमें भगवान प्रकट हो जाते थे और तुरंत ही गायब भी हो जाते थे। लेकिन अब यह सच हो सकता है वर्म होल के थ्रू। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने वर्म होल बना लिया है और साथ ही साथ मैटर को भी टेलीपोर्ट किया है। वैज्ञानिकों ने लैब में वर्म होल कैसे बनाया, ये जानने से पहले हम वर्म होल क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, इस बात को समझ लेते हैं। वर्म होल की कहानी शुरू होती है ग्रेविटी से और ग्रेविटी की कहानी शुरू होती है सर आइजैक न्यूटन से। सर आइजैक न्यूटन ने साल 1687 में पब्लिश एक रिसर्च पेपर में सबसे पहले दुनिया को बताया कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ही सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम जमीन पर चल पाते हैं और आकाश में फेंकी गई कोई भी चीज सीधे जमीन पर आकर गिरती है। न्यूटन ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद कहा कि ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसके कारण उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होगा और वह दूसरे छोटे ऑब्जेक्ट को उतनी ही ज्यादा ताकत के साथ अपनी तरफ खींचेगा। यानी हर वह ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ मास होता है वह दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता ही है। न्यूटन ने बताया कि सूर्य की पावरफुल ग्रेविटी के कारण ही उसके चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। भले ही न्यूटन ने दुनिया को बताया कि ऑब्जेक्ट्स के मास के कारण ग्रेविटी फोर्स का जन्म होता है जिससे वह चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन न्यूटन इस बात को नहीं समझा पाए कि दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित क्यों करती हैं। क्यों मास के कारण ग्रेविटी फोर्स का जन्म होता है? क्यों मास के बढ़ने के साथ साथ ग्रेविटी फोर्स भी बढ़ने लगी है? ये सवाल न्यूटन के समय भी उठे, लेकिन उस दौर में न्यूटन की धाक वैज्ञानिक जगत में इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कोई भी उनसे काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकता था। न्यूटन के बाद ये सवाल किसी अंधेरी से गुफा में खो गए, लेकिन कहते हैं कि हर एक चीज का सही वक्त आता है और इन सवालों का सही वक्त आया 1900 के दौर में। ये सवाल 1900 के दौर में अल्बर्ट आइंस्टीन को परेशान करने लगे। अल्बर्ट आइंस्टीन को समझ नहीं आ रहा था कि ग्रेविटी का जन्म कैसे होता है, क्यों मास के बढ़ने के साथ साथ ग्रेविटी फोर्स की पावर भी बढ़ती जाती है। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्पेस क्या है और यह कैसे काम करता है इसे समझना शुरू किया, जिसके बाद जन्म हुआ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। अपनी थ्योरी में आइंस्टीन ने कहा कि हमारा यह ब्रह्मांड स्पेस और टाइम से बना हुआ एक फैब्रिक है। यह ब्रह्मांड स्पेस और टाइम के धागों से ठीक उसी तरह से बुना हुआ है जैसे एक कपड़े को बुना जाता है। स्पेस टाइम से बना यह फैब्रिक फ्लेक्सिबल भी है। यही कारण है कि ज्यादा मास वाला कोई भी ऑब्जेक्ट इस फैब्रिक को नीचे की तरफ झुका देता है, जिसके कारण इसमें गड्ढा बन जाता है और इसके आसपास मौजूद ऑब्जेक्ट्स इसकी तरफ खींचे चले आते हैं और इसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा स्पेस टाइम के फैब्रिक में उतना ही गहरा गड्ढा बनेगा और जितना ज्यादा गहरा गड्ढा बनेगा उसके कारण उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी फोर्स जनरेट होगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ग्रेविटी के कारण वर्म होल जैसे कंसेप्ट का जन्म कैसे हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्म होल का जन्म ग्रेविटी के कारण नहीं हुआ था, बल्कि इसका जन्म तो आइंस्टाइन के ईगो के हर्ट होने के कारण हुआ था। जब आइंस्टाइन ने दुनिया को बताया कि स्पेस टाइम कर्व हो सकता है तो दुनिया को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। इस कारण से उनकी यह थ्योरी काफी विवादों में रही। साल 1930 का दौर वह दौर था जब फिजिक्स की दुनिया में
अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम छाया हुआ था। आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से काफ़ी सुर्खियां भी बटोर चुके थे, जिसके कारण दुनिया का हर एक साइंटिस्ट उनके साथ काम करना चाहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से जन्म हुआ फिजिक्स की एक नई दुनिया, क्वांटम मैकेनिक्स का। क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया काफी अजीबोगरीब दुनिया है। यही कारण रहा कि इस दुनिया ने अपने जन्म से ही आइंस्टीन को परेशान करना शुरू कर दिया था। आइंस्टीन को समझ नहीं आता था कि बड़े स्तर पर एकदम स्टेबल लगने वाला यह ब्रह्मांड क्वांटम स्टेज पर अजीब सा व्यवहार कैसे करने लगता है। इसी कारण से आइंस्टाइन क्वांटम मैकेनिक्स को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स ने आइंस्टाइन की थ्योरी पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में कहा था कि ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड से तेज कोई भी चीज ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्वांटम इंटेंगलमेंट पार्टिकल्स तो दूसरी ही कहानी बयां कर रहे थे। जब दो क्वांटम पार्टिकल्स का जन्म एक ही सोर्स से हुआ हो, तो उनके एक पार्टिकल्स के स्पिन को देखकर तुरंत ही इस बात का पता लगाया जा सकता है कि दूसरे इंटेंगलमेंट पार्टिकल का स्पिन क्या होगा। यदि पहले पार्टिकल का स्पिन क्लॉकवाइज है, तो दूसरे पार्टिकल को तुरंत ही इस बात का पता चल जाएगा कि उसे एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। क्वांटम इंटेंगलमेंट पार्टिकल्स सीधे सीधे अल्बर्ट आइंस्टीन की उस बात को गलत साबित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड से तेज इंफॉर्मेशन ट्रैवल नहीं कर सकती, जबकि दो इंटेंगलमेंट पार्टिकल्स के बीच तो इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रैवल कर रही थी। आइंस्टाइन अपनी थ्योरी को गलत साबित होते नहीं देख सकते थे, तो उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को ही गलत साबित करने का फैसला किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन के इसी ईगो के कारण उन्होंने 3 ऐसी गलतियां की थी, जिसके कारण दुनिया को नई थ्योरीज मिली। कौन सी थी आइंस्टाइन की वो 3 गलतियां, इस पर पहले ही हम एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइंस्टाइन ने क्वांटम मैकेनिक्स को गलत साबित करने के लिए साल 1935 में बोरिस पोडोल्स्की के साथ काम करके EPR पैराडॉक्स बनाया। इस पैराडॉक्स में आइंस्टाइन ने कहा कि यदि इंटेंगलमेंट पार्टिकल्स के बीच इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रेवल करती है, तो हम एक इंटेंगलमेंट पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करके दूसरे इंटेंगलमेंट पार्टिकल्स के स्पिन और उसके मोमेंटम को एक साथ मेजर कर सकते हैं। EPR पैराडॉक्स सीधे सीधे क्वांटम मैकेनिक्स के हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर हमला कर रहा था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक कंसेप्ट है, और आइंस्टाइन ने क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पर ही सीधा हमला बोला था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और उसके मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसी बात पर EPR पैराडॉक्स ने क्वांटम मैकेनिक्स को फंसा दिया, क्योंकि यदि क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो वह खुद की उसी बात में फंस जाता जिसमें उसने कहा था कि इंटेंगलमेंट पार्टिकल के बीच इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रैवल करती है। फाइनली आइंस्टाइन ने क्वांटम मैकेनिक्स को एक पैराडॉक्स में फंसा दिया था, जिससे निकल पाना क्वांटम मैकेनिक्स के बस की बात नहीं थी। यह सारा तमाशा आइंस्टाइन के ईगो के कारण हो रहा था, जबकि आइंस्टाइन इस बात को समझ चुके थे कि क्वांटम मैकेनिक्स सही है। क्वांटम इंटेंगलमेंट पार्टिकल के बीच लाइट की स्पीड से भी तेज इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर सकती है। लेकिन यदि आइंस्टाइन इस बात को ऐसे ही स्वीकार कर लेते, तो उन्हें काफी बेइज्जत होना पड़ता और साथ ही साथ उनकी थ्योरी भी गलत साबित हो जाती। इसलिए आइंस्टाइन ने इसका एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया जिससे उनकी थ्योरी भी सही साबित हो जाए और क्वांटम मैकेनिक्स भी सही साबित हो जाए। इसलिए उन्होंने अपना आखिरी दांव खेलने का निश्चय किया। आइंस्टाइन ने नॉर्थन रोजन नाम के एक वैज्ञानिक के साथ मिलकर एक रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड स्पेस टाइम के फैब्रिक से बना हुआ है, और यह ऑब्जेक्ट के मास के कारण कर्व भी हो जाता है। ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा, यह उतना ही ज्यादा स्पेस टाइम को कर्व करता है। इसलिए यदि हम स्पेस टाइम के इस फैब्रिक को यू शेप में मोड़ दें, तो हमें ब्रह्मांड में अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद 2 पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता मिल सकता है। आइंस्टाइन ने कहा कि स्पेस टाइम को यू शेप में कर्व करने के बाद यदि हम इसके एक सिरे पर ब्लैक होल और दूसरे सिरे पर व्हाइट होल को रख दें, तो दोनों ऑब्जेक्ट अपने मास के कारण स्पेस टाइम को इतना ज्यादा कर्व कर देंगे कि दोनों सिरे एक सुरंग की तरह आपस में मिल जाएंगे, और इस तरह से हमें एक ऐसा ब्रिज मिल जाएगा
जो ब्रह्मांड में कई अरबों प्रकाश वर्ष दूर इंफॉर्मेशन को लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रांसफर कर पाएगा। इसी ब्रिज को आइंस्टाइन रोजर ब्रिज कहा जाता है। साल 1957 में अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर ने चार्ल्स मिशनर के साथ मिलकर एक रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया, जिसमें उन्होंने पहली बार आइंस्टाइन रोजर ब्रिज को वर्म होल नाम दिया था। तभी से विज्ञान जगत में वर्म होल नाम सबसे ज्यादा प्रचलित हो गया। आइंस्टाइन की मौत के 49 साल बाद एक फिजिसिस्ट लियोनार्ड सस्काइंड ने आइंस्टाइन के EPR पैराडॉक्स रिसर्च पेपर और ER रिसर्च पेपर पर अपनी रिसर्च करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि EPR और ER दोनों ही रिसर्च पेपर में एक ही बात को अलग अलग तरीके से बताया गया है, जबकि दोनों ही बातें एक जैसी ही हैं। लियोनार्ड ने कहा कि जब किसी वर्म होल टनल से कोई पार्टिकल्स गुजरता है तो उस समय उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स और दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स किस तरह से आपस में अरेंज है, इसकी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। देखा जाए तो इस इंफॉर्मेशन को हम डेटा भी कह सकते हैं। लियोनार्ड ने कहा कि ठीक इसी तरह से दो इंटेंगलमेंट पार्टिकल्स के बीच भी एक वर्म होल बनता है, जो इंस्टेंटली ही पार्टिकल्स के डेटा को एक दूसरे के साथ वर्म होल के थ्रू लाइट की स्पीड से भी तेज शेयर करता है। यही कारण है कि एक इंटेंगलमेंट पार्टिकल्स के स्पिन के अपोजिट ही दूसरा इंटेंगलमेंट पार्टिकल्स स्पिन करने लगता है। जब एक पार्टिकल्स के स्पिन को बदल दिया जाता है तो तुरंत ही यह इंफॉर्मेशन वर्म होल के थ्रू दूसरे इंटेंगलमेंट पार्टिकल्स तक पहुंच जाती है और दूसरा पार्टिकल्स भी तुरंत ही अपना स्पिन बदल लेता है। लियोनार्ड की इस थ्योरी ने वैज्ञानिकों को लैब में ही एक वर्म होल बनाने के लिए मोटिवेट किया, क्योंकि लियोनार्ड की थ्योरी के अनुसार यदि क्वांटम लेवल पर किसी पार्टिकल को इंटेंगलमेंट की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाए तो इससे हम इस बात को बड़ी ही आसानी से प्रूव कर पाएंगे कि वर्म होल होते हैं या नहीं, और इसी के साथ लैब में वर्म होल भी बड़ी ही आसानी से बनाया भी जा सकता है। लियोनार्ड की थ्योरी के बाद वैज्ञानिकों ने खुद को इसी काम में लगा दिया। क्वांटम लेवल पर किस तरह से लैब में ही एक वर्म होल बनाया जा सकता है, इसके बारे में हार्वर्ड के फिजिसिस्ट डैनियल जेफरीज ने वर्म होल टेलीपोर्टेशन प्रोटोकॉल तैयार किया। इस प्रोटोकॉल में जेफरीज ने वर्म होल को लैब में कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में बताया। जेफरीज के वर्म होल टेलीपोर्टेशन प्रोटोकॉल के अनुसार लैब में वर्म होल तभी बनाया जा सकता है जब इस प्रोटोकॉल को एक क्वांटम कंप्यूटर के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए, यानी वर्म होल को क्वांटम लेवल पर प्रूव करने के लिए अब जरूरत थी क्वांटम कंप्यूटर की। एक क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से काफी तेज होता है। क्वांटम कंप्यूटर को तेज बनाने के लिए इसमें क्वांटम इंटेंगलमेंट पार्टिकल्स का उपयोग बिट्स की जगह पर किया जाता है। हम जानते हैं कि क्वांटम इंटेंगलमेंट पार्टिकल किसी भी इंफॉर्मेशन को लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए इनकी इसी प्रॉपर्टीज का उपयोग करके क्वांटम कंप्यूटर को बनाया जाता है। यही कारण है कि क्वांटम कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर से कई हजार गुना ज्यादा तेज होते हैं। जिस प्रॉब्लम को सोल्व करने में एक सुपर कंप्यूटर को करीब 10 लाख साल का वक्त लगता हो, उस प्रॉब्लम को एक क्वांटम कंप्यूटर मात्र कुछ मिनट्स में ही बड़ी ही आसानी से एक्यूरेसी के साथ सोल्व कर सकता है। जिस तरह से एक बाइनरी कंप्यूटर 0 और 1 के बाइट्स पर काम करता है, ठीक उसी तरह से क्वांटम कंप्यूटर में भी बिट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर बिट्स के रूप में क्वांटम पार्टिकल्स का उपयोग किया जाता है, जिनमें से एक पार्टिकल का बिट 1 होता है तो इसके अपोजिट स्पिन करने वाले पार्टिकल का बिट 0 होता है। ये क्यूबिट्स पार्टिकल दरअसल क्वांटम इंटेंगलमेंट पार्टिकल्स ही होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंटली ही ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लासिकल कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने और एक्सेस करने के लिए बाइनरी डिजिट बिट का उपयोग करते हैं, जिसके कारण हमें एक समय में एक ही रिजल्ट 0 या फिर 1 मिलता है, जिसके कारण इसकी प्रोसेसिंग की एक सीमा तय हो जाती है। क्वांटम कंप्यूटर में क्वांटम बिट्स का उपयोग किया जाता है, जो एक ही टाइम में 2 रिजल्ट 0 और 1 शो करते हैं, जिससे किसी भी डेटा की प्रोसेसिंग किसी भी सुपर कंप्यूटर से काफी तेज हो जाती है। क्वांटम कंप्यूटर में जितने ज्यादा क्वांटम बिट्स होते हैं, वह कंप्यूटर उतना
उतना ही ज्यादा तेज होता है। लेकिन अब दिक्कत यह थी कि क्वांटम कंप्यूटर कहां से लाया जाए। इसके लिए मायरा स्पायरोपुलो पहुंची गूगल के हेड ऑफिस, क्योंकि यहाँ पर है दुनिया का एकमात्र क्वांटम कंप्यूटर। गूगल के इस क्वांटम कंप्यूटर का नाम साइकामोर है। यह क्वांटम कंप्यूटर कुल 53 क्यूबिट्स पर काम करता है। साल 2019 में गूगल ने नेचर मैगजीन में दावा किया था कि जिस काम को पूरा करने में दुनिया के सबसे एडवांस और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को 10,000 सालों का वक्त लगेगा, उस काम को साइकामोर मात्र 200 सेकंड में ही पूरा कर सकता है। अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए गूगल ने एक समिट के दौरान क्लासिकल सुपर कंप्यूटर में क्वांटम सर्किट सिमुलेशन के कुछ हिस्सों को चलाकर भी दिखाया था, जिस पर बाद में IBM ने काउंटर करते हुए कहा था कि गूगल ने जिन क्वांटम सर्किट सिमुलेशन को चलाया था, उस टास्क को एक क्लासिकल सुपर कंप्यूटर मात्र 2.5 दिन में ही पूरा कर सकता है। अभी भी गूगल साइकामोर को और ज्यादा विकसित करने में लगा हुआ है, जो भविष्य में मानव इतिहास में वैज्ञानिक उन्नति के नए रास्ते खोल सकती है। मारिया क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करके देखना चाहती थी कि वर्महोल टेलीपोर्टेशन प्रोटोकॉल सच में काम करता भी है या नहीं। मारिया ने क्वांटम कंप्यूटर के बेसिक कंसेप्ट को काम लेकर वर्महोल तैयार करना शुरू कर दिया। मारिया क्वांटम कंप्यूटर के क्यूबिट्स के साथ साथ वर्महोल टेलीपोर्टेशन प्रोटोकॉल को भी अप्लाई कर रही थी। इससे पहले वैज्ञानिक इस बात को तो जानते थे कि क्वांटम इंटेंगलमेंट पार्टिकल का अस्तित्व तो होता है, लेकिन यह अभी तक प्रूव नहीं हो पाया था कि उनके बीच की इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली कैसे ट्रांसफर होती है। जबकि लियोनार्ड का मानना था कि क्वांटम इंटेंगलमेंट पार्टिकल्स इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए वर्महोल का उपयोग करते हैं, जिसका मतलब था कि यदि कभी हमें यह सिद्ध करना पड़े कि लियोनार्ड की बात सही है, तो हमें इंटेंगलमेंट पार्टिकल्स के साथ साथ क्यूबिट्स पार्टिकल को भी टेलीपोर्ट करना होगा। यदि हम आसानी से इंटेंगलमेंट पार्टिकल्स के साथ साथ क्यूबिट्स पार्टिकल को भी टेलीपोर्ट करने में सफल हो जाते हैं, तो हमें बड़ी ही आसानी से एक वर्म होल मिल सकता है। मारिया ने वर्म होल बनाने के लिए क्वांटम कंप्यूटर के 7 इंटेंगलमेंट पार्टिकल्स लिए, जिन्हें इसके अपोजिट स्पिन करने वाले साथी पार्टिकल से कुछ दूरी पर रखा गया था। मारिया ने 7 इंटेंगलमेंट पार्टिकल के साथ ही एक दूसरा क्यूबिट्स पार्टिकल भी रख दिया और एक साथ सातों इंटेंगलमेंट पार्टिकल्स का स्पिन उल्टा कर दिया। अब जैसे ही इंटेंगलमेंट पार्टिकल्स का स्पिन उल्टा हुआ, तो तुरंत ही दूसरे साथी 7 इंटेंगलमेंट पार्टिकल्स का स्पिन भी एक साथ उल्टा हो गया। लेकिन इस बार कुछ अलग था, जिसने सिद्ध कर दिया कि वर्म होल होते हैं, जिसने यह भी सिद्ध कर दिया कि इस ब्रह्मांड में ट्रेवल करने के लिए शॉर्टकट रास्ते मौजूद हैं। मारिया ने जैसे ही 7 इंटेंगलमेंट पार्टिकल्स के स्पिन को उल्टा किया, तो यह इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली ही दूसरे साथी पार्टिकल्स तक पहुंच गई और इसी इंफॉर्मेशन के साथ साथ क्वांटम पार्टिकल्स के पास रखा एक क्यूबिट्स पार्टिकल भी इंस्टेंटली ही ट्रांसफर हो गया। यानी वैज्ञानिकों ने लैब में ही एक आर्टिफिशियल वर्म होल बनाने के साथ साथ उस वर्म होल से पार्टिकल्स को भी टेलीपोर्ट करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। लेकिन जरा रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वर्म होल टेलीपोर्टेशन प्रोटोकॉल को अप्लाई करके बनाया गया वर्म होल हमें टेलीपोर्ट कर सकता है, क्योंकि यह क्वांटम स्टेज पर बना वर्म होल है जो कि बहुत ही छोटा है। लेकिन लैब में बनाए गए इस वर्म होल ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि इंफॉर्मेशन के साथ साथ मैटर भी वर्म होल के साथ टेलीपोर्ट किया जा सकता है। भविष्य में जब हमारी टेबल पर एक क्वांटम कंप्यूटर होगा, उस दिन शायद हम इस स्थिति तक पहुंच जाएं कि हम किसी जादूगर की तरह एक जगह से गायब होकर तुरंत ही दूसरी जगह पर प्रकट हो जाएं।